नमस्कार दोस्तों। आज सिविल सेवा के इस बैच में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, पाषाण काल के बाद आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, और नो डाउट कि प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे प्रश्न आपका बन सकता है। बात अगर सिंधु घाटी सभ्यता की करें तो इसका जो समय है वो लगभग 2600 साल पुराना करीब करीब है, और 1900 साल पहले तक का है। मतलब करीब 700-800 साल का आज हम इतिहास इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारे जितने भी विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यताएं थी, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। और आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि सिंधु इसके नाम में शामिल है। तो ये सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। और इस सभ्यता को कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी बुलाने का काम करते हैं। तो हड़प्पा एक इसका मुख्य शहर है जो कि खुदाई के दौरान हमें पता चला। तो इस सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों ही नामों से बुलाया जाता है। तो जो विद्यार्थी हैं उनको इसमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है कि ये दोनों सभ्यताएं अलग अलग हैं या एक ही सभ्यताएं हैं। बात अगर इसके विस्तार की जाए कि इसका विस्तार कहाँ तक है, तो वर्तमान में जो हम पाकिस्तान देखते हैं, भारत जो मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार है, और अफ़गानिस्तान के भी कुछ हिस्सों में इसका विस्तार जो है वो शामिल है। इस सभ्यता की जो सबसे पहले पहचान हुई थी वो 1921 में हड़प्पा नामक स्थल से हुई थी। हड़प्पा जो है वो वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल है, और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे नगर नियोजन की। उस समय का जो नगर नियोजन था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक परीक्षा की दृष्टि से नगर नियोजन से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और मेंस में कई बार नगर नियोजन से प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावनाएं बन जाती हैं। उस समय का जो नगर नियोजन था वो बहुत ही सबसे विशिष्ट और उसकी उन्नत विशेषता थी। ठीक है, नगर नियोजन एक बहुत ही मैं आपको बता के चल रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नगर नियोजन के बारे में, वास्तुकला के बारे में, आपको ये सभी चीज़ें हम बता के चलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कितने प्रश्न आपके बन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इन वीडियोज़ में केवल उतना ही बताया जाएगा जितना परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा। ठीक है, अब हम आपको रॉ मटेरियल देने का काम करते हैं। ठीक है, उस पर बिल्डिंग आपको बनानी है। कैसे? प्रैक्टिस करके, चीज़ों को याद रख के, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देख के, ठीक है, समझ के। कोई डाउट है तो हमसे पूछे, नो डाउट। जो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ आप कोई भी डाउट अपना बता सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है, मुझे ये चीज़ें क्लियर करनी है। तो विद एक्सप्लेनेशन, आपका जो भी मीडियम है आपका परीक्षा का, वो उसी मीडियम में आपको वो चीज़ें समझाई जाएंगी, उसका एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए, यहाँ हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की। तो नगर नियोजन जो है इसकी सबसे विशिष्ट और उन्नत विशेषता थी, जो इसकी केंद्रीय योजना, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। केंद्रीय योजना यानी कि इसका जो योजना था, किस तरीके से नगर नियोजन किया गया था, उसमें उसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। उस समय की जो प्रशासनिक दक्षता थी वो कैसी थी, और सामाजिक व्यवस्था की, समाज की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, आइए जानते हैं। जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति ये बोलते हैं। तो नगरों की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। तो जिससे शहर जो था वो आयताकार खंडों में बट जाते थे। आयताकार क्या होता है दोस्तों? जिसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई थोड़ी कम है, वो आयताकार हुआ। तो ऐसे ब्लॉक्स में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में पूरे शहर जो था वो बट जाता था, क्योंकि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, राइट 90 डिग्री पे। और ये व्यवस्थित योजना का एक स्पष्ट प्रमाण है कि एक व्यवस्थित योजना का स्पष्ट प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पद्धति में।
आपसे कई बार ये भी पूछ सकता है कि वे किस तरह की पद्धति अपनाते थे, तो जाल पद्धति या ग्रिड पैटर्न आप बोल सकते हैं। पैटर्न को हिंदी में पद्धति ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ बात करते हैं हम नगर के विभाजन की। तो नगर का जो विभाजन था मुख्यतः वो दो तरीके से होता था। एक तरफ होता था दुर्ग, दुर्ग का मतलब किला, ठीक है। किलेबंदी के प्रमाण आपको मिलते हैं नवपाषाण काल में, आपको बताया था वहाँ किलेबंदी के प्रमाण आपको मिलने शुरू हो गए थे। वो चीज़ फॉलो करते थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले भी। तो मतलब दुर्ग और निचले शहर में बट चुका था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामाजिक व्यवस्था जो थी वो क्या था कि समाज कहीं ना कहीं बंटना शुरू हो चुका था। समाज जो है वो विभाजित होना यहाँ शुरू हो चुका था, जिसकी शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में। और सामाजिक व्यवस्था जो है वो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या पता चलता है कि समाज जो है कहीं ना कहीं उसमें जातिगत भेदभाव या कुछ भी चीज़ें रही हों, मतलब इस तरीके का भेदभाव कि ये राजा है, राज परिवार के लोग जो है वो दुर्ग में रहेंगे या किसी विशिष्ट तरह के लोग जो है वो दुर्ग में रहेंगे, और ज़्यादातर जो मज़दूर हैं, व्यापारी वर्ग है या सामान्य जो व्यक्ति है वो जो है निचले नगर में रहेंगे। कुछ इस तरीके का कुछ इनका ज़रूर इनका रहा होगा। तो इनको समझते हैं, विस्तार से देखते हैं कि दुर्ग क्या है। कि ये ऊंचे चबूतरे पे बना एक पश्चिमी भाग था। इसमें प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें। प्रशासनिक इमारतें कैसी होती हैं? अगर आपसे आज पूछे कि प्रशासनिक इमारतों का परिचय दो, तो आप प्रशासनिक इमारतों में क्या कहोगे? आपकी सर संसद भवन है, आपका सेक्रेटरीट जो सचिवालय है आपका, वो विधान परिषद, विधान भवन जो विधानमंडल के आपके हैं। प्रशासनिक भवनों में आपका कलेक्टर्स का ऑफिस, जो आपकी कचहरी होती है मेन शहर की, वो। तो ये सब प्रशासनिक इमारतें हो गई। आपकी धार्मिक इमारतें मतलब कि जहाँ की धार्मिक आयोजनों से संबंधित काम होते हैं, वो धार्मिक इमारतें हो गई। अब जैसे धार्मिक इमारतों में इन्होंने अन्नागार को शामिल किया है, स्नानागार को शामिल किया है, सभा भवन जो है वो स्थित था उसमें। तो ये सामान्य जनता के लिए प्रतिबंधित रहता होगा। जो दुर्ग में रहने वाले लोग थे वहाँ, जैसे कि आज आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति भवन इसका सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वो साल में आम जनता के लिए केवल 15 या 20 दिन, मुझे सही तरीके से ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें एक मुगल गार्डन है, और मुगल गार्डन जो है वो जनता के लिए कुछ ही समय के लिए खोला जाता है। कुछ विंटर्स के डेज़ में उसको शायद नवंबर दिसंबर या जनवरी के माह में करीब उसको 14-15 दिन के लिए खोला जाता है, जिसे आम जनता जो है वो जाना चाहे राष्ट्रपति भवन में तो वो जाके देख सके, वहाँ मुगल गार्डन में घूम सके। तो मुगल गार्डन जो है उसको उसमें जो है वो आम जनता के लिए और दिनों के लिए वो प्रतिबंधित, उसमें एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो यही चीज़ है, ये दुर्ग जो था तो कहीं ना कहीं समाज में ऊंच नीच का भेदभाव होना शुरू हो गया था। यहाँ हमें ये चीज़ पता चलती है सामाजिक व्यवस्था से, ठीक है। निचला शहर कहाँ था? दुर्ग के पूर्व में स्थित था। दुर्ग कौन से भाग में था? तो दुर्ग पश्चिमी भाग में था। देखिए ये चीज़ें आपको मेंस में स्पेशली कोट करनी है, ठीक है। आपकी जो विश्लेषणात्मक जो समझ है वो एग्जामिनर जो है वो जांचने का काम करता है इन पॉइंट्स से, कि आपको कितनी अपने विषय के बारे में समझ है, कितना आप अच्छा लिख पा रहे हैं टॉपिक से संबंधित, वो चीज़ें आप उसमें मेनली आप लिखिए। तो यहाँ आपसे कहा है कि दुर्ग के पूर्व में निचला शहर स्थित होता था, जहाँ पे कि आम लोग रहते थे। मतलब कि हो गया ना ऊंच नीच का भेदभाव शुरू। तो इसमें आवासीय मकान होती थी निचले शहर में। आवासीय मकान मतलब कि जो आम लोग रहते थे उनके लिए मकान की व्यवस्था, उनकी दुकान की व्यवस्था। और जो शिल्पकार, शिल्पकार कौन थे? जो हाथ से जो अपना एक तरीके से जो हाथ से बर्तन बनाने का काम, शिल्पकारी का काम जो था, ठीक है, कताई बुनाई का काम जो करते थे वो शिल्पकारी में आ गए। तो इस तरह की उनकी कार्यशालाएं होती थी निचले शहर में। सड़क व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सड़कें जो थी वो सीधी होती थी, चौड़ी होती थी, और मुख्य सड़कें जो थी वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में होती थी। जो मुख्य सड़कें थी ना वो उत्तर दक्षिण होती थी या पूर्व पश्चिम दिशा में होती थी। अब देखिए अत्यंत विकसित जल निकास प्रणाली। अब जल निकास प्रणाली पे ना आपसे मेंस में एक अलग ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जल निकास प्रणाली पर सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली को आप एक तरीके से वर्णन कीजिए। तो आपको वहाँ जल निकास प्रणाली में आपको 200, 250, 300 शब्दों में आपको लिखना होगा वहाँ।
तो इसको आप कैसे देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में जो जल निकास जो प्रणाली है उसका एक अपना अलग ही स्थान है, और प्रत्येक छोटे बड़े मकान से जो निकलने वाला गंदा जो जल था, मल जल आप कह सकते हैं, उसके निकास के लिए पक्की ईंटों की नालियाँ बनी होती थी, पक्की ईंटों की नालियाँ। ठीक है। और ये नालियाँ क्या होती थी, सड़कों के नीचे बनी बड़ी नालियों से जुड़ जाती, जिसको मेन होल कहते हैं आप। ठीक है, मेन होल। नालियों को ढकने के लिए पक्की ईंटों के ढक्कनों का प्रयोग किया जाता था। नालियों को ढकने के लिए भी पक्की ईंटों के ढक्कनों का प्रयोग होता था, और सफाई के लिए नियमित अंतराल पर मेन होल बने होते थे। ठीक है, ये चीज़ आप जान लो। बात अगर मकान की करते हैं तो मकान जो है वो आंगन के चारों ओर बने कमरों वाले, यानी कि बीच में आंगन हुआ, चारों तरफ उसके कमरे हो गए, और एक या दो मंजिल के होते थे। ठीक है। अधिकांश मकानों में रसोई घर होते थे, कुएं होते थे और स्नानागार होते थे। कुएं, आप जब कभी आपने जो आपके पिताजी हैं, पिताजी को ज़्यादातर अगर याद ना रहा हो तो आपके ज़्यादातर जो दादाजी हैं, आप उनसे पूछ के तो वो आपको बता देंगे कि पहले क्या होता था। जो आपके दादाजी वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी में ज़्यादातर हर घर में कुएं हुआ करते थे। ग्रामीण समुदाय से आते थे पहले सभी लोग। आजकल ये दो पीढ़ियों से करीब लोग बाग सब भूलते चले जा रहे हैं ग्रामीण परिवेश कैसा था, लेकिन आप अगर किसी पुराने व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले हर घर में क्या था, कुओं का हिसाब होता था, कुएं हुआ करते थे। अब तो सबने कुएं हटवा दिए जो पुराने घर थे। अब जो नए बना रहे हैं उनमें कुओं का कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा कुछ पानी है। अब तो आजकल समरसिबल हो गया, मोटर हो गया, तो नलका हो गया। सबसे बड़ी चीज़, नलका भी आपको हर घर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती थी पहले। कुएं वगैरह, रसोई घर, स्नानागार, ये सब होता था। और मुख्य जो द्वार था घर का जो मेन आपका गेट है, घर का मेन गेट आज कहाँ खुलता है आपका, तो आप कहेंगे सर सड़क की तरफ ही खुलता है और कहाँ खुलेगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में वो सड़क की ओर ना खुल के ना गली की ओर खुलता था, अंदर गली में। ठीक है। तो जिससे शहर की सुंदरता जो है वो बनी रहती थी। मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करें तो पूरी सभ्यता में एक रूपता देखने के लिए मिलती है। ये नहीं कि किसी का मन करा तो ईंट उसने किसी पैमाने की लगा दी, किसी का मन करा चौड़ी लगा दी, किसी का मन करा नेड़ी लगा दी। तो ईंट का जो आकार का अनुपात था वो 1:2:4 के अनुपात में था। माप तोल के पैमाने की अगर हम बात करें तो 16 या उसके गुणज जो होते हैं, 16 यानी कि 16 गुणज का मतलब हुआ 16, 16, 32, 64, इस तरीके से 48, 128, इस तरीके से होता था। तो 16 या उसके गुणजों में। ठीक है। अब दशमलव पद्धति का भी इन लोग को थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दशमलव पद्धति का ज्ञान क्या इन लोग को था, तो दशमलव पद्धति जो है वो विकसित प्रणाली में अपनी आ चुकी थी थोड़ी थोड़ी। मोहरों के डिज़ाइन आदि में अद्भुत समानता थी। जो मोहर होती थी वो ज़्यादातर उनमें समानताएं देखने के लिए मिली हैं। एक शक्तिशाली केंद्रीय प्राधिकरण की ओर संकेत करता है, यानी कि सेंट्रल जो आपका ट्रिब्यूनल, आप एक तरीके से कह सकते हैं सेंट्रल अथॉरिटी की ओर एक संकेत करता है। बात अगर वास्तुकला की जाए तो हड़प्पा वास्तुकला कार्यात्मक और सादगी से परिपूर्ण थी। सादगी यानी कि सरलता उसकी वास्तुकला में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें भव्यता और सजावट, भव्यता या सजावट एक ही बात है, तो भव्यता या सजावट पर कम जोर दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है। सार्वजनिक भवन की अगर हम बात करें वास्तुकला के अंतर्गत, तो हम सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें और वहाँ हम स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में स्थित है उसकी बात ना करें तो ये अन्याय हो जाएगा टॉपिक के साथ। तो महास्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित है उसकी हम बात करेंगे, तो ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी। इमारत थी नहीं कहना चाहिए, इमारत है। ये दुर्ग में स्थित एक जटिल ईंट निर्मित संरचना है। अभी आपको क्या बताए थे कि दुर्ग में जो दुर्ग था उसमें क्या थे, प्रशासनिक भवन थे, धार्मिक भवन थे। तो धार्मिक भवन, जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता था तो उससे पहले क्या होता था, जो समाज के उच्च वर्ग के लोग होते होंगे वहाँ स्नान करते होंगे, ऐसी मान्यता है, ऐसा लोगों ने समझा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ स्नानागार, जो महास्नानागार थे वो हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे प्रसिद्ध इमारत है जो कि मोहनजोदारो है। यह दुर्ग में स्थित एक जटिल ईंट निर्मित संरचना है, ईंटों का बना है ये स्नानागार।
ठीक है। और ईंट का अनुपात भी आपको बताए हैं 1:2:4। ये कई बार आपको कोटेशन के लिए आपको कोटेशन आपको मेंस आंसर राइटिंग में आपको इस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको ये रॉ मटेरियल देने का काम कर रहा हूँ, कच्ची सामग्री हम देने का आपको काम करते हैं। यहाँ से आपको चुन के कि कौन सी चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपको दुर्ग बताया, निचला नगर बताया, पश्चिमी नगर, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में होते थे, सड़कें समकोण पे काटती थी, ठीक है। घरों के दरवाजे मुख्य तरफ की ओर खुलते थे, नालियाँ जो है वो पक्की ईंटों की बनी होती थी, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ के चलनी है, ठीक है। ये आपके लिए एक कच्ची सामग्री का काम करती हैं। अब ये जो महास्नानागार था ये धार्मिक शुद्धि और सामूहिक स्नान से संबंधित मानी जाती है कि मतलब किसी विशेष आयोजन पे वहाँ सामूहिक स्नान हुआ करते होंगे, इसलिए इतना बड़ा बना है। इसमें जलापूर्ति और निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी, जल निकासी आराम से हो जाती थी और आपका क्या था, इसमें जलापूर्ति की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी। बात अगर अन्नागार की जाए तो अन्नागार जो था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की हम बात करें तो एक विशाल संग्रहालय थे। संग्रहालय का मतलब क्या है, जहाँ चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाए, संग्रहालय। और विशाल विशाल मात्रा में जो अनाज जमा करने के और वितरण के केंद्र थे। आज जो सरकारी गोदाम हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, वहाँ क्या होता है, सरकार पहले से खरीद करके और फिर क्या करती है, उसको स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद क्या करती है, वहीं से चीज़ों की सप्लाई करती है जनता को। तो ये जो गोडाउन्स हैं आज के FCI के गोडाउन्स आप कह सकते हो, पहले इसको अन्नागार बोल दिया, ठीक है। तो वितरण का मतलब वहीं से बांटते थे वो, ठीक है। इनकी संरचना हवा के प्रवाह के लिए बनाई गई थी। अब जो इनकी संरचना थी वो वेंटिलेशन के लिए, कि एक कुशल प्रशासनिक तंत्र का प्रमाण हमें मिलता है। वेंटिलेशन भी बनाया है उन्होंने, तो इसका मतलब एक कुशल प्रशासनिक तंत्र का प्रमाण था। आप यहाँ दे सकते हैं कि एक जो अन्नागार थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, वो एक कुशल प्रशासनिक तंत्र के प्रमाण हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो आंसर राइटिंग करना है वो बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को कहना है, सटीक कहना है, सरल भाषा में कहना है और व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उस चीज़ को अपनी रखना है और कम शब्दों में। और जितना आपसे पूछा जाए, जो चीज़ आपसे पूछी जाए केवल उसी पर चर्चा करनी है, फालतू उसमें अपनी तरफ से चीज़ों को नहीं उसमें ऐड करना है। आंसर राइटिंग का ये सबसे बड़ा साइंस है, ठीक है। इस चीज़ को बल्कि साइंस ना कह के मैं तो आर्ट ही कहूँगा कि आंसर उत्तर लेखन करना एक कला है और ये सबको नहीं आती है। और ये ऐसा नहीं है कि सबको आ नहीं सकती है, सबको आती नहीं है, लेकिन ये समय के साथ इसमें सुधार किया जा सकता है। अगर आप डेली 1 से 2 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो ये समय के साथ निरंतर रूप से अगर आप अभ्यास करेंगे तो निरंतर अभ्यास में होते होते आपका जो है हाथ पड़ने लगेगा कि किस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करना है। इसके लिए इस स्लाइड के अंत में हमने कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपको जिनका अभ्यास करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा निरंतर तरीके से उन पर लिख करके देखना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एक प्रश्न को बस 1 बार 2 बार लिखा, फिर हल्का सा आने लगता है, सर ये जो है ये हम लिख लिए थे या हमें नहीं लिखना है, हम बोर होने लगते हैं, सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम ऊब जाते हैं। देखिए ये सब इन सिविल सेवा की परीक्षा की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। और अगर आप इतना जल्दी ऊब जा रहे हैं या आपको कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपको मोटिवेशन बनाए रखना है, आपको बाहर से आप मोटिवेशन आपको ढूंढना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप सिविल सेवा परीक्षार्थी बनने के योग्य नहीं, मैं आपको समझता हूँ कि आप योग्य नहीं हैं। फिर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह, फिर सिविल सेवा का सपना आपको नहीं देखना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि सिविल सेवा जो है परीक्षा अपने आप में देश की सर्वोच्च परीक्षा है और देखिए समय का बलिदान मांगती है, ठीक है। आपको अपना समय देना है, आपको जंगल में रहना पड़ेगा,
1 साल। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और निरंतर कंसिस्टेंट आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि मुझे जो है अगर मुझे 5 घंटे पढ़ना है, टाइम की बाउंडेशन नहीं है हालांकि, लेकिन ये है कि अगर आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ के और आपका कोई डिग्री कोर्स भी आप साथ साथ में उसकी तैयारी करते हैं, साथ ही साथ में सिविल सेवा के लिए आप बैच ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही एक ये सही समय है तैयारी का, क्योंकि 1 से 1.5 साल 2 साल इसकी तैयारी में लग जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन करके चीज़ों को याद करके और करंट अफेयर्स की तैयारी करके आप इस परीक्षा के लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं। सभा भवन की अगर हम बात करें तो दुर्ग में स्थित एक विशाल हॉल भी था जिसके स्तंभों के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, संभवतः ये एक सार्वजनिक सभा स्थल या प्रशासनिक केंद्र की तरह से रहा होगा। बात अगर हम करें आवासीय वास्तुकला की, तो मकान जो है वो पक्की ईंटों से बने होते थे। घरों में रोशनदान दरवाजे और खिड़कियां होती थी। प्रत्येक घर में एक आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। हम आपको बता चुके हैं कि हर घर में एक आंगन आपको देखने के लिए मिलता था, कुएं वगैरह आपको देखने के लिए मिलते थे। और फर्श और दीवारों पर प्लस्तर का उपयोग किया जाता था। प्लस्तर का उपयोग किया जाता था। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगली जो वीडियो है उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी सब महत्वपूर्ण स्थल हैं और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में तो हम बात करेंगे ही, साथ ही मेंस आंसर राइटिंग के लिहाज से जो प्रश्न हैं उनके बारे में भी हम बात करने का पूरा प्रयास अपनी अगली भाग 2 की वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।